हेलो दोस्तों, स्वागत है नॉवल ऑफ वर्ल्ड में। रोशनी कम करो, स्क्रीन पर नज़र जमाए रखो, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच का एक नया राज, हंसी की हल्की सी चिंगारी और जज्बात। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा इसी दुनिया में। एक नई शुरुआत। हाँ, मैं जाऊंगा, अभिराज ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। वैसे भी उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। वह अपनी उपचार प्रतिभा का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन वह शहर में भी यह कर सकता था। अभिराज गारव के पास गया और उसने देखा कि वहां 20 मजबूत लोग इंतजार कर रहे थे। अरे गारव, क्या ये वही नया लड़का है? क्या इसे कुछ समय पहले दो नीली पंख वाली कोई मछली नहीं मिली थी? तुम इसे जानते हो? किसी ने गारव से पूछा। गारव ने भी सुना था कि गांव के एक लड़के को कुछ समय पहले दो अति दुर्लभ मछलियां मिली थीं। हालांकि उसे अंदाजा था, अब इसकी पुष्टि हो गई थी। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये हमारे साथ शहर जाना चाहता है। इस बार अभिराज ने उस युवक को देखा जिससे उसने वह तलवार कौशल खरीदा था। युवक तुरंत मुस्कुराया। एक बोझ को साथ लेकर हमें क्या मिलेगा? हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी, अपना भोजन साझा करना होगा, उसे गाड़ी में बैठने की जगह देनी होगी। मुफ्त में इतनी परेशानी उठाना क्या उचित है, तुम्हें नहीं लगता? उसने अपने हाथ मले। अभिराज ने तुरंत मन ही मन उस पर गुस्सा किया। कितना लालची है, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई क्या कह रहे हैं। मैं तो बस एक छोटा लड़का हूँ, और आप इतने बड़े और मजबूत होते हुए भी पैसे मांग रहे हैं। जहां से मैं आया हूँ, वहां तो भिखारी भी छोटे बच्चों से पैसे नहीं मांगते। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई को कितने पैसे चाहिए। सब जोर से हंस पड़े। दानिश, तुम तो उस जगह के भिखारी से भी बदतर हो जहां से यह आया है। जाओ, इसे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। गारव भी उस युवक का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। दानिश का चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अभिराज, क्या तुम्हें कुछ सामान पैक करना है? नहीं तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अभिराज को अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना था, इसलिए वे बाहर निकल गए। शहर बहुत दूर नहीं था। जाने और आने में एक दिन की यात्रा लगती थी, इसलिए उसने आर्यन को नहीं बताया। उन्होंने सुबह शुरुआत की, इसीलिए सड़क अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। रास्ते में किसी डाकू ने उन पर हमला नहीं किया। 5 घंटे बाद वे शहर पहुंचे। ये सचमुच गांव से कहीं बेहतर था। गारव ने कहा, अभिराज, हम शाम को शहर से निकलेंगे। सूरज डूबने से पहले यहां लौटने की कोशिश करना। ठीक है, अभिराज ने उसे जवाब दिया और गायब हो गया। गारव, तुम उस पर इतने मेहरबान क्यों हो? क्या वह तुम्हें अपने बेटे की याद दिलाता है? किसी ने उससे पूछा। गारव की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने जवाब नहीं दिया। चलो, हमारे पास समय नहीं है। अभिराज सड़क पर चल रहा था। वह सोच रहा था कि बिना ध्यान आकर्षित किए सोने के सिक्के को कैसे बदला जाए। वह बहुत छोटा था। अगर वह नकाब भी पहनता, तो भी कोई भी बता सकता था कि वह एक बच्चा है। लेकिन आखिरकार उसके पास 30 विशालकाय 30 मैमथ स्तर की शक्ति थी। अगर वह थोड़ा ध्यान आकर्षित भी करता, तो यह उसके लिए हानिकारक नहीं होता। फिर भी उसने कई राहगीरों से पूछा कि शहर का सबसे ईमानदार लोहार कौन है। इस बात की थोड़ी संभावना थी कि जब वह सोने का सिक्का निकालेगा तो कोई ईमानदार आदमी उसे लालच भरी नजरों से नहीं देखेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो अभिराज उसे सबक सिखाएगा। उसने पास से एक फेस मास्क खरीदा और सीधे लोहार की दुकान पर गया। वहां बहुत सारे हथियार थे। बूढ़े अंकल, अपनी दुकान में सबसे अच्छी तलवार दिखाओ। दुकान का मालिक वास्तव में एक बूढ़ा आदमी था। उसने अभिराज को देखा। उसके कपड़े गंदे और गरीब दिख रहे थे। बच्चे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी सबसे अच्छी तलवार खरीद सकते हो? तुम उस तरफ से कुछ क्यों नहीं देखते? वे सस्ते हैं। और तुमने मास्क क्यों पहना है? बूढ़े अंकल, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे सबसे अच्छी तलवार दिखाओ। मालिक ने कुछ और नहीं कहा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज लेकर लौटा। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोलना शुरू किया और जल्द ही एक घने काले रंग की म्यान दिखाई दी। एक शानदार दिखने वाला काला मूठ भी था। काला होने पर भी वह चमक रहा था। अभिराज को तुरंत उससे प्यार हो गया। तलवार खुद बाहर निकालो। अभिराज ने कुछ नहीं सोचा और तलवार को उसकी म्यान से खींचना शुरू कर दिया। अब मुझे पता चलेगा कि क्या तुम सचमुच सबसे अच्छी तलवार अपने पास रखना चाहते हो या महज हंगामा कर रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी संदेह हुआ, तो तुम इसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। बूढ़े आदमी ने मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, अभिराज ने तलवार को ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुछ भी नहीं था, एक सामान्य तलवार की तरह। ये कैसे संभव है? मैंने ये तलवार अपनी दुकान में आने वाले और सबसे अच्छी तलवार मांगने वाले हर किसी को दी थी। मैंने उन्हें यही वाली दी थी, लेकिन कोई भी इसे बाहर नहीं निकाल सका। ये गरीब लड़का ये कैसे कर पाया? बूढ़े अंकल, मुझे ऐसे मत घूरो। क्या ये तुम्हारी दुकान की सबसे अच्छी तलवार है? मुझे इसकी कीमत बताओ। बूढ़ा आदमी अचानक होश में आया।
5,000 सोने के सिक्के। अभिराज ने सुना, 5,000 चांदी। तुम बूढ़े खूसट, तुम अपने पिता को क्यों नहीं लूटते? ये तलवार 5,000 चांदी के सिक्के की कैसे हो सकती है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या क्या? इस बार बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया। ओ छोटे कमीने, तुम किसे बूढ़ा खूसट कह रहे हो? और ये तलवार 5,000 सोने के सिक्कों की है, चांदी की नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे जैसा गरीब इसे खरीद नहीं पाएगा। जाओ, वहां से वह बेकार तलवार ले लो और चले जाओ। तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस बार अभिराज ने जोर से घूंट लिया। 5,000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा थे। वैसे भी इस तलवार में इतनी खास बात क्या है? अगर तुम तलवार बनाने में इतने अच्छे हो तो किसी बड़े शहर में क्यों नहीं जाते? उसने फिर पूछा, यह मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। इसे एक अज्ञात तलवारबाज ने छोड़ा था। उसने ये कीमत मांगी थी। अगर तुम चाहते हो तो पैसे दो, अगर नहीं तो चले जाओ। अभिराज ने आह भरी। वह बेशक आर्यन के लिए सबसे अच्छा चाहता था। ठीक है, मैं भुगतान करूंगा। तुमने क्या कहा, बच्चे? तुम भुगतान करोगे? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने पूरे शहर को लूट लिया है या क्या? अभिराज ने कुछ और नहीं कहा और 10,000 सोने के सिक्के निकाले। मुझे इस 5,000 सोने के बदले में चांदी के सिक्के दो। बूढ़ा आदमी एक मुर्गे की तरह खड़ा रहा। क्या बकवास है? इस गरीब कमीने के पास इतना पैसा कहाँ से आया? बूढ़े अंकल, मैंने सुना है कि आप सबसे ईमानदार लोहार हैं, इसलिए मैं आपकी दुकान पर आया। कुछ भी बुरा मत सोचना, इससे आपको परेशानी हो सकती है। अभिराज ने उसे चेतावनी दी। 10,000 सोने के सिक्के देखकर अपनी इंसानियत को काबू में रखना आसान नहीं था। बूढ़े आदमी ने कुछ और नहीं कहा। उसने 5 लाख चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें एक अंतरिक्ष वलय स्पेस रिंग में रखा और अभिराज को दे दिया। अभिराज ने अंतरिक्ष वलय देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बूढ़े आदमी ने भी उसकी प्रतिक्रिया को देखा। ये निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली जगह से ताल्लुक रखता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अभिराज में जन्म से ही वह राजसी आभा थी। ठीक है, ये निम्न स्तर का अंतरिक्ष वलय तुम्हारे लिए एक उपहार है। उसने तलवार को वलय में रखा और उसे धन्यवाद दिया। फिर वह बाहर आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने दुकान के सामने एक बिल्ली का बच्चा देखा। वह स्वास्थ्य में बहुत गरीब लग रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण मर जाएगा। अभिराज बिल्ली की ओर गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छोटे, लगता है तुमने बहुत कष्ट सहा है। क्या तुम मुझे तुम्हें ठीक करने दोगे? अभिराज ने हल्की सी मुस्कान दी और उस पर अपनी उपचार प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। 30 सेकंड के भीतर बिल्ली अपनी चरम स्थिति में वापस आ गई। उसकी खाल, जो गिर गई थी और उसे लगभग गंजा कर दिया था, फिर से उग आई। उसके शरीर में जहर जैसा लग रहा था, शायद पहले कुछ जहरीला खाने से। अब वह एक पूरी तरह से स्वस्थ बिल्ली का बच्चा था। उसके पास सफेद रोएदार खाल और नीलम नीली आंखें थीं। वह बहुत प्यारा लग रहा था। अभिराज ने उसे नीचे रखा। जाओ, छोटे, अच्छा जीवन जियो। वह दूर चलने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा, वह वही रोएदार बिल्ली का बच्चा था जिसे उसने अभी बचाया था। वह अपने छोटे पंजों से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही अभिराज रुका, वह भी रुक गया और थोड़ा सिर झुकाकर उसकी ओर देखने लगा। तुम मेरे साथ आना चाहते हो? अभिराज उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसके हाथों को थोड़ा चाटा भी। हा, ठीक है, आज से तुम मेरे साथी हो। तुम्हारा नाम नीला होगा। बिल्ली ने कुछ नहीं किया। वह बस उसकी बाहों में सो गई। शहर में अभिराज का काम पूरा हो गया था, इसलिए वह शहर के दरवाजे के पास गया और सभी के अपना काम खत्म करने का इंतजार करने लगा। उसने एक और साधना कल्टीवेशन सत्र किया। अब उसकी शक्ति 40 विशालकाय 40 मैमथ तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद नीला जागा और उसे देखकर म्याऊं किया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे भी। चलो कुछ खाते हैं। अभिराज पास के एक भोजनालय में गया और मांस के साथ बहुत सारा खाना मंगाया। अभिराज ये देखकर हैरान था कि बिल्ली का बच्चा बहुत खा सकता है। जल्द ही उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया। उसका छोटा पेट अब गर्भवती बिल्ली जैसा लग रहा था। जब वह भोजनालय से बाहर आया, तो गौरव और अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। अभिराज, क्या तुम्हें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मिला? हाँ, मैंने अपना काम यहाँ खत्म कर लिया है। तुम लोगों का क्या? हाँ, हमने कर लिया। क्या तुमने खाना खा लिया है? नहीं तो हमारे साथ आओ, हम उसी भोजनालय में जा रहे हैं। अभिराज ने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी खाया है। तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा और खाने चले गए। खाने के बाद उन्होंने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। वे शहर में नहीं रह सकते थे, क्योंकि गांव के अधिकांश मजबूत लोग वहां थे। अगर गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया, तो यह एक आपदा होगी। 2 घंटे बाद अंधेरा हो चुका था। उन्हें आगे का रास्ता देखने के लिए मशालें जलानी पड़ी। अभिराज की इंद्रियां अब बहुत तेज थी, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था। गौरव, हमारे साथ कोई है? सबको तैयार रहने को कहो। गौरव हैरान था। तुमने भी उन्हें देखा? बच्चे, तुम बहुत तेज हो।
क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अभिराज थोड़ा मुस्कुराया। डरने की क्या बात है? मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहते थे, एक आदमी को केवल विधाता क्रिएटर और खुद से डरना चाहिए। बाकी सब मायने नहीं रखता। दूसरों से डरने में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी जरूर एक महान व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक उनकी गाड़ियां रुक गईं। अरे समर, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? रास्ता बंद है, गारव। हमें उन कमीनों का आमने सामने मुकाबला करना होगा, समर ने जोर से कहा, फिर गाड़ी से कूद गया। आओ, तुम कमीनों, अपने बाप का सामना करो। वह उन सब में सबसे बहादुर था। सभी गाड़ी से बाहर आए और अपनी युद्ध की स्थिति ले ली। बाहर मत आना, ठीक है? हम सब संभाल लेंगे, गारव ने अभिराज को चेतावनी दी, इससे पहले कि वह भी नीचे चला गया। हालांकि अभिराज ने डाकुओं को ठंडी नजर से देखा। वह महसूस कर सकता था कि कम से कम 100 डाकू छिपे हुए थे। ग्रामीणों के लिए उनका सामना करना असंभव था। 40 विशालकाय, 40 मैमथ स्तर की ताकत के साथ वह बिजली की तरह दौड़ सकता था। वे डाकू उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। ग्रामीणों ने उसे बहुत दया दिखाई थी। वह उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा, भले ही उसे अपना रहस्य जाहिर करना पड़े। डाकू झाड़ियों से बाहर आए, उनमें से लगभग 30 और ग्रामीणों को लड़ाई में उलझा दिया। अभिराज ने तुरंत आर्यन के लिए खरीदी गई तलवार को अपने वलय से निकाला और गाड़ी से गायब हो गया। एक बिजली के जानवर की तरह उसने उन लोगों पर हमला किया जो घात लगाने के लिए छिपे हुए थे। तुम कौन हो, कमीने? राइनो गिरोह के काम में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई गर्जा, लेकिन फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। अभिराज कोई तलवार तकनीक नहीं जानता था, लेकिन इसे एक नौसिखिए की तरह लहराना उन बदमाशों को मारने के लिए काफी था। उसे इंसानों को मारने का कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने दुनिया की कठोर वास्तविकता देखी थी, या शायद वह पैदाइशी ही ऐसा था। उसने बचे हुए 70 को पल भर में मार डाला और गाड़ी में लौट आया। किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वे अपनी लड़ाई में व्यस्त थे। ग्रामीण वास्तव में शक्तिशाली थे। उन्होंने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया और हर डाकू को मार डाला। उन्हें छोड़ देना केवल आपदा ही लाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी डाकू थे? समर ने अपना संदेह व्यक्त किया। समय बर्बाद मत करो, इस क्षेत्र को छोड़ दो। खून की गंध से आकर्षित होकर जल्द ही यहाँ राक्षस आ जाएंगे। अवरोध हटाने के बाद वे जल्दी से गाड़ी में चढ़े और क्षेत्र छोड़ दिया। तुम लोग वास्तव में मजबूत हो, सिवाय इसके कि मैंने बड़े भाई दानिश को एक कोने में रोते हुए देखा। अपना मुंह बंद कर, कमीने। मैं रो नहीं रहा था, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, अभिराज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सब जोर से हंस पड़े। हवा में तनाव थोड़ा कम हो गया। बच्चे, तुम वास्तव में बहादुर हो। इतना खून देखने के बाद भी तुम घबराए नहीं हो। मुझे तुम्हारी भावना पसंद है, समर ने बाहर से कहा। धन्यवाद, समर भाई, हमारे समूह के सबसे बहादुर आदमी। खांसी। बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। मुझसे कल मिलना, मैं तुम्हें अपना कुछ खास बना हुआ खाना दूंगा। समर को बहुत खुशी हुई। सभी ने अभिराज को अपने बीच पाकर आभार महसूस किया। उन्होंने उससे अलग अलग मामलों पर बात करना शुरू कर दिया। रात के 10 बजे के आसपास वे गांव में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने गांव के दरवाजे पर एक छोटे लड़के को इंतजार करते देखा। अभिराज गाड़ी से बाहर आया। आर्यन उसकी ओर भागा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अभिराज, गांव छोड़ने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभिराज ने उसका चिंतित चेहरा देखा और उसके बालों को सहलाया। क्या हाल है, चैंप? क्या तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? चलो घर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। आर्यन उसके छोटे भाई जैसा था, वह अपने बड़े भाई की बहुत प्रशंसा करता था और उससे बहुत प्यार करता था। घर पहुंचने के बाद अभिराज तलवार बाहर लाया। उसने पहले ही उस पर लगा खून साफ कर दिया था। मैंने ये तलवार तुम्हारे लिए खरीदी है, अब से खूब अभ्यास करना। उस समय नीला उसके कपड़ों से बाहर आया और आर्यन को देखा। म्याऊं, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसका नाम नीला है, यह मुझे शहर में मिला। यह आज से मेरे साथ रहेगा। ठीक है, जाओ सो जाओ। सैंड टाइम और 2 साल का सफर। 3 महीने बीत गए। एक सफेद बिल्ली अभिराज का चेहरा चाट रही थी। तुम क्या कर रहे हो, नीला? मुझे थोड़ा और सोने दो। लेकिन फिर भी वह उठ गया। नीला अब एक स्वस्थ बड़ी बिल्ली बन गया था। वह बहुत रोएदार था। अभिराज हमेशा सोने से पहले उसे अपनी बाहों में लेता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। मुझे आज आर्यन को शहर ले जाना है। पीट सेक्ट में भर्ती कुछ दिनों में होगी, इसलिए वह बाहर चला गया। आर्यन काली तलवार से अभ्यास कर रहा था। वह इसमें बहुत कुशल था। उसका शरीर मांसपेशियों वाला हो गया था और वह एक सुंदर युवक बन गया था। अच्छा, तुम्हारी ताकत अभी एक विशालकाय, एक मैमथ के आसपास है। तुम्हें बाहर ठीक रहना चाहिए। तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे।
आर्यन ने अपना अभ्यास सत्र रोक दिया, फिर ताज़ा होने चला गया। उसके बाद अभिराज और आर्यन घर से बाहर गए। गांव वाले उन्हें अलविदा कहने आए थे। आर्यन, तुम बहुत अच्छा करोगे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना, गौरव ने उसे गले लगाते हुए कहा। आर्यन बहुत भावुक महसूस कर रहा था। इन कुछ महीनों में वह गांव वालों से जुड़ गया था और अगर वह पीठ में शामिल हो गया तो वह जल्द ही वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन उनमें से अधिकांश स्नेह के बजाय सम्मान से अभिराज को देख रहे थे। अभिराज उन पर अपनी उपचार प्रतिभा का उपयोग करता रहा था। उसने बहुत सस्ती कीमत पर उनका इलाज किया और अब हर ग्रामीण उतना स्वस्थ था जितना वे हो सकते थे। उसे एक उपाधि भी मिली, ऋषि वैद्य। हालांकि यह बच्चों द्वारा दिया गया महज एक मजेदार नाम था, गांव वालों ने भी उसे यही कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसके लिए झील के बगल में एक घर भी बनाया था। अभिराज कुछ ही महीनों में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। भले ही वह बच्चा था, किसी ने भी उसके साथ उस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। अभिराज ने शहर से एक गाड़ी और 2 घोड़े भी खरीदे थे। ठीक है, चलो चलते हैं। सबरो उनके साथ नहीं आया। वह 1 महीना पहले गांव छोड़कर चला गया था, ये कहते हुए कि उसे कुछ जरूरी काम है। गाड़ी का चालक कोई और नहीं बल्कि दानिश था। वह अभिराज का निजी सहायक बन गया था। बड़े भाई दानिश, गाड़ी चलाओ। अभिराज के पास शहर के बारे में वह सभी जानकारी थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे यह सबरो से मिली थी। ये पहली बार था जब आर्यन यहाँ आने के बाद गांव छोड़ रहा था। अब मेरे पास 20,000 विशालकाय, 20,000 मैमथ स्तर की ताकत है। हमें शहर में ठीक रहना चाहिए। शाम को उनकी गाड़ी एक कस्बे में पहुंची जहां अभिराज पहले कभी नहीं गया था। मालिक, मुझे लगता है कि हमें आज रात इस कस्बे में रुकना चाहिए। रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, दानिश ने बाहर से कहा। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। रात के लिए एक अच्छा सराय ढूंढो जहां अच्छा खाना भी हो। ठीक है, मालिक। नीला ने अभिराज का गाल चाटा। ओह, तुम्हें भूख लगी है। मुझे भी। हम थोड़ी देर में खाएंगे। दानिश ने कुछ राहगीरों से पूछा कि कस्बे का सबसे अच्छा सराय कौन सा है। फिर वह गाड़ी को उस सराय तक ले गया। मालिक, हम यहाँ हैं। अभिराज और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। 3 कमरे बुक करने के बाद वे रात का खाना खाने चले गए। अभिराज, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भर्ती परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते? आर्यन ने चिंता से पूछा। मुझे यकीन है। चिंता मत करो, मैं गांव में ठीक रहूंगा। अगर तुम्हें पीठ में कोई समस्या आती है तो बस वापस आ जाना। वहां खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। अभिराज ने मांस का एक रसदार टुकड़ा काटते हुए लापरवाही से जवाब दिया। आर्यन ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन अचानक बाहर से एक हंगामा हुआ। क्या कोई वैद्य डॉक्टर है? या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कस्बे का सबसे अच्छा वैद्य कहाँ ढूंढ सकता हूँ? कृपया, यह अत्यावश्यक है। मेरी युवा मालकिन बीमार पड़ गई है। उन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है। कोई चिल्ला रहा था। वे तीनों बाहर आए। उन्होंने एक प्रधान जी बटलर को चिल्लाते देखा और एक युवती सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा लाल हो रहा था। उनके बगल में एक आलीशान गाड़ी खड़ी थी। ये स्पष्ट था कि वे एक अमीर परिवार से थे। अभिराज जल्दी से उनकी ओर बढ़ा। उसे क्या हुआ? प्रधान जी ने अभिराज को देखा। वह बस एक लड़का था, शायद उसकी युवा मालकिन की उम्र का। हम आरना नगर जा रहे थे। अचानक मालकिन गाड़ी में बीमार पड़ गईं, इसलिए हम यहाँ वैद्य ढूंढने आए हैं। हालांकि प्रधान जी ने सोचा कि लड़का स्थिति को समझने के लिए बहुत छोटा है, उसे उम्मीद थी कि शायद वह किसी वैद्य को जानता हो। अभिराज लड़की के पास गया और उसका हाथ पकड़ा। बच्चे, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधान जी अभिराज पर गरजा। चिंता मत करो, बूढ़े अंकल। मेरे भाई में उपचार प्रतिभा है, आर्यन ने बगल से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, प्रधान जी जम गया। अब वह देख सकता था कि लड़का क्या कर रहा था। एक कोमल शक्ति लड़की के शरीर में और फिर उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई। उसके फेफड़े किसी कारण से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वह हर दिन धीमा जहर सांस ले रही थी। अपनी प्रतिभा के साथ महीनों के प्रशिक्षण के बाद अभिराज अब उस रोगी के अंगों को देख सकता था जिसका वह इलाज करता था। 3 मिनट में उसके फेफड़े बिल्कुल नए जैसे हो गए और अभिराज ने उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। प्रधान जी अपनी युवा मालकिन को थप्पड़ मारने के लिए दौड़कर वैद्य को पीटना चाहता था, लेकिन वह वहीं रहा, अपनी जीभ काट रहा था। वह बाद में निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांगेगा, लेकिन उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। थप्पड़ के साथ उसके मुंह से गाढ़ा चिपचिपा काला खून निकला और उसने होश भी रिगेन कर लिया। प्रधान जी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़का कौन था? वह सबसे अच्छा वैद्य था जिसे उसने कभी देखा था। धन्यवाद, वैद्य। मेरी युवा मालकिन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। कृपया मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं? 100 सोने के सिक्के, अभिराज ने शांत होकर जवाब दिया। वह मेरे मालिक हैं। वह अपने पैसे के बारे में कभी नहीं भूलते, भले ही रोगी एक छोटी खूबसूरती हो। प्रधान जी ने बहस भी नहीं की। उसने सोने के सिक्कों का एक थैला निकाला।
यहाँ 150 सोने के सिक्के हैं। कृपया अतिरिक्त को हमारे आभार के टोकन के रूप में लें। ठीक है, चूंकि आपने मुझे टिप्स दिए हैं, मैं आपको एक संकेत दूंगा। आपकी युवा मालकिन लगातार धीमा जहर सांस ले रही है। उसके वफादार प्रधान जी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्रधान जी लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह जानता था कि यह कौन कर सकता था, लेकिन यह मानना मुश्किल था कि वह व्यक्ति इतनी दूर तक जाएगा, यहाँ तक कि ईर्ष्या से अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करेगा। धन्यवाद, सर। मैं अब से उसकी सुरक्षा करूंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। अभिराज ने कुछ और नहीं कहा और सराय के अंदर वापस चला गया। सराय में अन्य लोगों ने भी देखा था कि क्या हुआ। तुरंत अभिराज ने कस्बे में महान प्रतिष्ठा हासिल कर ली। सराय के एक कोने में किसी ने बुदबुदाया, क्या भयानक उपचार क्षमता है। मुझे यकीन है कि युवा मालकिन उसे अपनी कमान में रखना चाहेंगी। मुझे कल उससे संपर्क करना चाहिए। अगली सुबह उन्होंने सराय छोड़ दी। आज वे आरना नगर पहुंचेंगे। सर, अगर आपको बुरा न लगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? अभिराज ने पीछे से एक आवाज सुनी। ये पहले वाला प्रधान जी था और युवती भी वहां खड़ी थी। नमस्ते, सर। मैं इलियाना रॉय हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, उसने झुककर कहा। अभिराज ने बस सिर हिलाया। तुमने मुझे पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। जहां तक तुम्हारे सवाल का सवाल है, मैं भी आरना नगर जा रहा हूँ। मेरा भाई भर्ती परीक्षा में भाग लेगा। इलियाना और प्रधान जी दोनों ने एक दूसरे को समझदारी से देखा और फिर आर्यन की ओर देखा। वह भी एक बहुत सुंदर युवक था, हालांकि अभिराज जितना नहीं। क्या हम साथ चलें, सर? प्रधान जी ने प्रस्ताव दिया। वह उसके साथ एक संबंध बनाना चाहता था। जरूर, अभिराज सहमत हुआ। जितने ज्यादा उतना बेहतर। अभिराज और आर्यन उनके अनुरोध के अनुसार उनकी गाड़ी में प्रवेश कर गए। दानिश अभिराज की खाली गाड़ी को उनके पीछे चला रहा था। रास्ते में उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की। प्रधान जी दुनिया के भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानता था। उससे अभिराज ने जाना कि वे सूर्य साम्राज्य का हिस्सा थे, जो वलेरिया साम्राज्य के लाखों देशों में से एक था। और दक्षिणी महाद्वीप में 3000 साम्राज्य थे। तो मैं मूल रूप से साम्राज्य के पूर्ण रूप से निम्नतम स्तर में प्रवेश कर गया हूँ। क्या यही मेरा भाग्य है या क्या? अभिराज ने निराशा के साथ सोचा। अभिराज को प्रधान जी भी पसंद आया। वह दोस्ती के लायक आदमी था। उसने पीठ के बारे में अधिक जानकारी भी सीखी। पीठ को दैवीय भाग्य पीठ कहा जाता था। कहा जाता था कि वे लगभग 500 साल पहले एक दूर जगह से आए थे। वे साम्राज्य के मूल निवासी नहीं थे। पीठ सूर्य साम्राज्य की राजधानी में स्थित थी। हमारे साथ यह ज्ञान साझा करने के लिए धन्यवाद, अभिराज ने प्रधान जी से कहा। कृपया इसका उल्लेख न करें, सर, प्रधान जी ने विनम्रता से जवाब दिया। फिर अभिराज ने उन्हें उस गांव का पता दिया जहां वह रहता था। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो गांव में मुझे ढूंढना। इस बार प्रधान जी ने अंदर अत्यधिक खुशी महसूस की। उसने इस अद्वितीय युवा प्रतिभाशाली वैद्य के साथ सफलतापूर्वक एक संबंध बना लिया था। वे शाम को शहर पहुंचे। अभिराज, शहर वास्तव में बहुत बड़ा है। हम पहले कभी किसी शहर में नहीं गए, है ना? आर्यन ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए पूछा। अभिराज को अपने दादाजी, पिता और माँ को याद करके दुख हुआ। हालांकि वे आर्यन के माता पिता थे, वह उनसे बहुत प्यार करता था। चलो एक सराय ढूंढते हैं। तुम दोनों को जल्दी सोना चाहिए। कल एक बड़ा दिन है। अभिराज ने आर्यन और इलियाना को देखा। प्रधान जी ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, सर। मैं पहले इस शहर में आ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ की सबसे अच्छी सराय जानता हूँ। कृपया मेरा अनुसरण करें। उसके बाद प्रधान जी उन्हें शहर के एक भव्य सराय में ले गया। उन्होंने कमरे बुक किए, एक अच्छा भोजन एक साथ किया और सोने चले गए। अभिराज साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। अब जब वह 20,000 विशालकाय 20,000 मैमथ स्तर की शक्ति तक पहुंच गया था, जो लगभग 30 मिलियन टन थी, वह अब एक बार में 1000 चक्र पूरा कर सकता था, जिसका अर्थ था कि हर बार एक ही सत्र में 100 विशालकाय 100 मैमथ स्तर की शक्ति। वह दुनिया के शक्ति पैमाने को नहीं जानता था, हालांकि आर्यन के पीठ में शामिल होने के बाद ही वह जान पाएगा। अगली सुबह हर कोई जाने के लिए तैयार था। उन्होंने नाश्ते में हल्का भोजन किया और शहर के केंद्र में चले गए। प्रधान जी ने पहले ही जानकारी इकट्ठी कर ली थी कि भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला, एक प्रतिभा जांच, दूसरा, आमने सामने की लड़ाई। ये वास्तव में बहुत सरल था। ये खबर वास्तव में पीठ ने ही फैलाई थी। हर स्तर से नीचे किसी को भी शामिल नहीं होना चाहिए, यही उनका स्पष्ट संदेश था। प्रधान जी और इलियाना को अभी भी निकलते न देखकर यह स्पष्ट था कि इलियाना में हर स्तर से ऊपर या ये हरा था। दैवीय भाग्य पीठ में तलवार पीठ की तरह विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए कोई वरीयता नहीं थी। इसलिए यदि अभिराज चाहता तो वह आसानी से प्रवेश कर सकता था। लेकिन वह किसी भी शक्ति में प्रवेश करने में रुचि नहीं रखता था। वह उस गांव में रहेगा और एक शांत जीवन जिएगा। अगर उत्पत्ति आयाम ओरिजिन डायमेंशन कम होता तो वह इस विचार पर उसे कोसता।
ठीक है आर्यन, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मुझे यकीन है कि कोई भी तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अभिराज ने उसे थोड़ा प्रेरक भाषण दिया। अभिराज, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? क्या मुझे जाने की जरूरत है? तुम्हें इलियाना के साथ जाना चाहिए। आर्यन ने इलियाना के सुंदर चेहरे को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। इलियाना भी शर्मा गई जब उसने आर्यन की नजर देखी। प्रधान जी ने ये देखकर मुस्कुराया। अगर वह इसके बजाय अभिराज के साथ मेल जोल कर पाती तो सबसे अच्छा होता, लेकिन यह वाला भी बुरा नहीं था। हर स्तर से ऊपर की प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति वास्तव में बहुत दुर्लभ था। आर्यन और इलियाना एक साथ निकल गए। प्रधान जी भी पीछे से उनका पीछा किया। हालांकि अभिराज के पास कुछ काम था। वह आर्यन के लिए एक उच्च श्रेणी का अंतरिक्ष वलय स्पेस रिंग और उसमें 1 साल के संसाधन खरीदने गया। आर्यन को पीठ में संसाधन प्राप्त करने के लिए शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिराज के पास उस ड्रैगन वलय में अकल्पनीय मात्रा में धन था। आर्यन और इलियाना उस जगह पहुंचे जहां प्रतिभा की जांच की जाएगी। वहां हजारों युवा थे और पीठ के दूत के आदेश के अनुसार एक विशाल लाइन बनी हुई थी। एक एक करके वे गए और एक क्रिस्टल बॉल को छुआ। उनकी प्रतिभा के अनुसार क्रिस्टल बॉल अपना रंग बदल देगी और एक स्क्रीन थी जहां उनकी प्रतिभा का नाम दिखाया गया था। प्रक्रिया पहले ही थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी थी। इलियाना, है ना? तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे पास केवल अभिराज, मेरा बड़ा भाई, ही मेरा एकमात्र परिवार है। आर्यन ने पहले बातचीत शुरू की। आर्यन उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन इलियाना का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में उदासी थी। जब आर्यन ने थोड़ी देर तक उससे जवाब नहीं सुना, तो उसने पीछे देखा और पाया कि इलियाना का चेहरा बहुत उदास था। आर्यन तुरंत घबरा गया। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब तुम्हारे निजी जीवन में झांकने का नहीं था। मुझे माफ करना। इलियाना होश में आई। नहीं, नहीं, माफी मत मांगो। बस मुझे कुछ दुखद याद आ गया, बस यही है। मेरे परिवार में एक बहन और एक भाई है। मेरे माता पिता 2 साल पहले मर गए। मेरा भाई अब परिवार को संभाल रहा है। आर्यन ने राहत की सांस ली। अरे, हट जाओ, युवा मालिक को आगे जाने दो। इलियाना और आर्यन दोनों ने ये सुना। आर्यन पीछे देख रहा था, इसलिए उसने देखा कि कौन बात कर रहा था। यह उसके पीछे खड़े लड़कों का एक समूह था। क्या तुमने अभी सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हट जाओ। फिर इलियाना ने पीछे देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? जब लड़के ने उसका चेहरा देखा, तो उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। तुम्हारा नाम क्या है, युवती? मैं निखिल वाले हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन इलियाना को उसके चेहरे पर मुस्कान पसंद नहीं आई और उसने उसके सवाल का जवाब दिए बिना आगे देखा। कोई भी मेरी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करता, और अगर वे महिलाएं हैं तो उन्हें मेरे सामने विनती करनी चाहिए। निखिल का चेहरा बदसूरत हो गया। वह 13 साल का था। 15 साल से कम उम्र का कोई भी इस परीक्षा में भाग ले सकता था। जैसे ही निखिल इलियाना के कंधे को पकड़ने वाला था, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर हो जा, कमीने, नहीं तो मैं तेरे अंकोश काट दूंगा। आर्यन झुग्गी में पला बड़ा था, इसलिए अपशब्द उसके दैनिक दिनचर्या थे। वह बस इलियाना के सामने एक सज्जन बनने की कोशिश कर रहा था। अब जब उसे कुछ धमकाने वाले मिले, तो उसकी सहज प्रकृति तुरंत शुरू हो गई। इलियाना खुद को मुंह पर हाथ रखने और हंसने से नहीं रोक पाई। कमीने, मेरा हाथ छोड़ दे। क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? निखिल गरजा। आर्यन ने परवाह नहीं की। मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कौन है? क्या तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तू कौन है? या तू बस बिना किसी बाप के एक कमीना है? आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। उसने बस अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम किया। जब उसने ये कहा तो सब जोर से हंस पड़े। धमाका। एक मुक्का आर्यन के चेहरे पर पड़ा। आर्यन को लगा जैसे किसी कार ने उसे टक्कर मार दी हो। इतना छोटा और इतना दुष्ट। जब तुम वयस्क बनोगे तो तुम खुद को कैसे व्यवहार करोगे? आर्यन ने एक आवाज सुनी। ये निखिल नहीं बल्कि उससे बड़ा कोई और था। भाई, उसे सबक सिखाने के लिए धन्यवाद, निखिल ने जोश में कहा। परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट मत करना, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। क्या तुम समझते हो? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। निखिल तुरंत डर गया। मुझे माफ करना, भाई। लेकिन यह उसकी गलती थी। उसने मुझे पहले गाली दी, निखिल ने शिकायत की। इलियाना दौड़कर उसकी ओर आई। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? आंसू पहले ही बहने लगे थे। वह अचानक हमले से डर गई थी। आर्यन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और खड़ा हो गया। उसने बस उस युवक को ठंडी नजरों से देखा जिसने उसे मारा था, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, और अगर उसने कुछ हद से बाहर किया तो अभिराज भी उलझ सकता था। इसलिए वह वापस लाइन में चला गया और खड़ा हो गया। इलियाना भी उसके पीछे गई। निखिल मुस्कुराया। ये सही है। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। लेकिन वह लड़की मेरी होगी और तुम कब्र में जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे इन सभी लोगों के सामने अपमानित किया है। लेकिन तभी धमाका। जिस आदमी ने अभी अभी आर्यन पर हमला किया था, वह एक कपड़े की गुड़िया की तरह दूर उड़ गया, फिर जमीन पर टकराया और शांत हो गया।
किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा था या मर गया था। सबने उस हमलावर को देखा जिसने अभी अभी उस युवक को दूर उड़ा दिया था। वह बस 10 साल के आसपास का एक बच्चा था। वह इतनी कम उम्र में भी अद्वितीय रूप से सुंदर था। कोई मेरे भाई को नहीं छूता, मैं उसे दुनिया से गायब कर दूंगा, अभिराज ने वह ठंडी आवाज में कहा। आर्यन इस दृश्य को देख रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था। अभिराज वास्तव में कितना मजबूत है, यह उसके मन में सवाल था। उसने सोचा कि वह पहले ही अभिराज से आगे निकल चुका है क्योंकि उसने उसे कभी अभ्यास करते नहीं देखा था। वह केवल दूसरों का इलाज करता था। क्या दूसरों का इलाज करने से वह मजबूत हो जाता है? ये युवक कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सब पूरी तरह से हैरान थे। अभिराज ने उसका पीछा किया क्योंकि वह उसके लिए चिंतित हो गया था। उसने ये सब देखा लेकिन दखल नहीं दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि आर्यन क्या करेगा। अब जब आर्यन ने हार स्वीकार करने का फैसला किया तो अभिराज को आगे बढ़ना पड़ा। अभिराज सामने आया और गायब हो गया। वह निखिल के सामने दिखाई दिया। उसकी गति बस इतनी ही थी। मैं तुम्हारी आंखों में हत्या का इरादा देख सकता हूँ। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? अभिराज ने आर्यन की ओर इशारा किया। निखिल ने अभिराज की ठंडी आंखों को देखकर अपनी पेंट गीली कर दी और मौके पर बेहोश हो गया। अभिराज ने आर्यन को एक मुस्कान दी, तुमने अच्छा किया। आर्यन को बेहद गर्व महसूस हुआ जब उसने अभिराज से यह सरल प्रशंसा सुनी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरा आदर्श है। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, आर्यन ने गर्व से सोचा। अचानक उन्होंने एक बुरी आवाज सुनी, मुझे माफ करना युवक, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? सबने झुककर अभिवादन किया जब उन्होंने बूढ़े आदमी के सफेद पोशाक पर प्रतीक देखा। वह दैवीय भाग्यपीठ का दूत था। अभिराज ने उसे देखकर मुस्कुराया, मैं अभिराज हूँ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। क्या तुम हमारी पीठ में शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें इस क्षण एक मुख्य शिष्य बना सकता हूँ, उसने उससे पूछा। माफ करना सर, लेकिन मैं बस एक उपचारक हूँ और कुछ नहीं, और मुझे किसी भी शक्ति से बंधे रहना पसंद नहीं है। लेकिन यह मेरा भाई है। उसके पास बैंगनी तलवार संत की प्रतिभा है। आप इसके बजाय उसे भर्ती कर सकते हैं। अभिराज ने बस 3 बड़े बम गिराए। पहला, उसने पीठ में मुख्य शिष्य के रूप में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो लाखों लोगों का सपना था। दूसरा, उसने कहा कि उसके पास बस एक उपचार प्रतिभा थी, फिर उसने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त की? और तीसरा, ये युवक, जिसे थोड़ी देर पहले मुक्का मारा गया था, बैंगनी रंग की तलवार संत प्रतिभा रखता था। दूत को अपना गला थोड़ा सूखा महसूस हुआ। उसने आर्यन को देखा और एक मिनी क्रिस्टल बाहर निकाला। युवक, कृपया इस पर अपना हाथ रखें। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा, वह एक गहरे बैंगनी रंग से जगमगा उठा, जिसका अर्थ था कि उसकी प्रतिभा इस रैंक के पूर्ण चरम पर थी। तुम्हें काम पर रखा जाता है। तुम अब से दैवीय भाग्यपीठ के एक आंतरिक शिष्य होगे। फिर उसने बेहोश भाइयों की ओर देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। इन 2 कचरे के टुकड़ों को यहाँ से फेंक दो। वे माहौल खराब कर रहे हैं। इलियाना अभिराज और आर्यन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वह 2 पूर्ण राक्षसों को देख रही हो। शर्मीला युवक, जिसे अभी अभी उसकी खातिर मुक्का मारा गया था, वास्तव में बैंगनी रंग की तलवार संत प्रतिभा रखता था। और उस बेतुके वैद्य का क्या? वह इतना शक्तिशाली कैसे था? दूत ने अभिराज को देखा। युवक, क्या तुम अपने चुनाव पर पुनर्विचार नहीं करोगे? तुम दोनों भाई एक उन्नत साधना गुफा में साथ रह सकते हो अगर तुम भी शामिल हो जाओ। नहीं, अगर मैं वहां गया तो मैं बस उसे शर्मिंदा करूंगा। प्रसिद्ध तलवार संत आर्यन का एक भाई है जो बस पैसे के लिए लोगों का इलाज करता है। क्या ये भविष्य में उसके नाम को खराब नहीं करेगा? इसके अलावा, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम मेरे भाई का ख्याल रखते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने गांव में रहूंगा। जब उसने वे शब्द कहे तो किसी को भी उसकी बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। एक उपचारक का मजाक उड़ाने की हिम्मत कौन करेगा जो एक ही मुक्के से लगभग एक व्यक्ति को मार सकता था, कोई ऐसा जिसने अभी अभी वर्तमान तलवार संत आर्यन को हरा दिया था। अभिराज, अगर तुम मेरी वजह से पीठ में शामिल नहीं हो रहे हो तो मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी भी हमारे संबंध का खुलासा किसी से नहीं करूंगा। तुम मेरे आदर्श हो और हमेशा रहोगे। तो क्या हुआ अगर तुम एक उपचारक हो? तो क्या हुआ अगर तुम पैसे के लिए लोगों का इलाज करते हो? तुम एक राक्षस की तरह मुक्का मार सकते हो। यह मैं हूंगा जो इसके बजाय तुम्हारे नाम को खराब कर रहा होगा। जैसे वे कहेंगे, प्रसिद्ध, एक की एक तरह, सुपर हैंडसम, राक्षसी प्रतिभाशाली, लेडी किलर वैद्य अभिराज, जो एक मुक्के से दुनिया को नष्ट कर सकता है, उसका भाई केवल अपनी तलवार घुमा सकता है। कितना शर्मनाक! उद्धरण चिन्ह। अभिराज और आर्यन दोनों लाल हो गए जब उसने ये कहा। इस कमीने ने निश्चित रूप से मुझसे सीखा, इस तरह की त्रुटिहीन बकवास कहना। मैंने अपने छोटे भाई को बिगाड़ दिया है, अभिराज ने सोचा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने कभी उसके सामने ऐसी बातें कही थीं। वह इतना शर्मिंदा था कि वह जमीन में एक छेद ढूंढना चाहता था और उसमें रेंगना चाहता था।
सर, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप इस कमीने को इतना सख्त प्रशिक्षण दे कि वह हर रात एक नई लड़की का नाम लेकर चिल्ला उठे। इस बार सब जोर से हंस पड़े। वे पहले मुश्किल से अपनी हंसी को नियंत्रित कर पा रहे थे क्योंकि दूत मौजूद था। लेकिन इस बार, यहाँ तक कि दूत भी हंसा। वे कैसे नहीं हंस सकते थे? यह उचित नहीं है, तुम कमीने। एक बार जब मैं तुमसे मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आर्यन उस पर गरजा। अभिराज ने बस अपनी छोटी उंगली अपने कान में डाली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हाँ, अपने सपनों में। तुम उन सपनों में इलियाना से भी शादी कर सकते हो। लेकिन क्या वह वास्तविक जीवन में होगा? अभिराज ने घृणा से आर्यन को देखा। आर्यन लाल हो गया जब अभिराज ने वह कहा, और जहां तक इलियाना का सवाल था, उसके सिर से धुआं निकलता हुआ लग रहा था। प्रधान जी यह सब भीड़ से देख रहा था। वह युवक कुछ और ही है। देखो मेरी युवा मालकिन कैसे शर्मा रही है। ठीक है, सर, आप प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। कृपया अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद न करें, अभिराज ने विनम्रता से दूत से कहा। बूढ़े आदमी ने उन्हें सिर हिलाया। ठीक है, आर्यन, तुम अभी अपने भाई से बात कर सकते हो। फिर आकर मुझे ढूंढना। हाँ, सर। दूत के जाने के बाद अभिराज ने आसमान की ओर देखा और एक बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दिन के उजाले में सितारे गिनना शुरू कर दिया। तो बात यह है, उसने कहा, अपना दायां हाथ अपनी ठोड़ी पर रखकर एक ऋषि की तरह सोचते हुए। मेरी अनदेखी मत कर, तुम कमीने। अपनी बकवास अभिनय बंद कर। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतने मजबूत थे? मैं मुफ्त में चिंतित था, आर्यन उस पर चिल्लाया। तुम क्या कह रहे हो? कौन अभिनय कर रहा है? सभी महान लोग हमेशा असाधारण सोचते हैं, मेरी तरह। अगर मैं दिन के दौरान सितारे गिन सकता हूं, तो क्या मुझे उन सामान्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी जो इसे रात में करते हैं? सोचो, आर्यन, सोचो, अभिराज ने बेशर्मी से जवाब दिया। हाँ, तुम सब मूर्ख हो अगर तुम सितारे गिनना शुरू कर देते हो क्योंकि यह असंभव है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो न केवल सितारे गिन सकते हैं बल्कि उन्हें फूलों की तरह तोड़ भी सकते हैं, अभिराज ने इस बार गंभीरता से कहा। उसने अपने सपनों में एक आदमी को देखा था जो ऐसा कर सकता था। आर्यन उसे फिर से गाली देने वाला था, लेकिन अभिराज की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन, इस अंतरिक्ष वलय स्पेस रिंग को सुरक्षित रखो। कभी किसी को मत बताना कि इसके अंदर क्या है। ठीक है। आर्यन ने अंतरिक्ष वलय ले लिया। उसने सोचा कि यह बस एक निम्न श्रेणी का था, बहुत मूल्यवान नहीं। लेकिन जिस क्षण उसने वलय की सामग्री देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग अव्यवस्थित हो गया। अभिराज, तुम्हें ये कहां से मिले? कैसे? वहां सोने के सिक्कों के पहाड़ थे। आर्यन गिन भी नहीं सकता था कि कितने थे। पहले अभिराज ने सोचा कि उसे संसाधन खरीदना बेहतर होगा, लेकिन फिर उसने इसके खिलाफ फैसला किया। आर्यन को अपने पैसे से अपने संसाधन खरीदने चाहिए। वहां उसके लिए एकदम सही कुछ अद्वितीय संसाधन दिखाई दे सकता है, और अगर उसके पास तब पैसे नहीं थे तो वह इसे कैसे खरीदेगा? चिंता मत करो, वे कानूनी हैं। बस इसे सुरक्षित रखो, ठीक है? आर्यन ने एक ज़ोंबी की तरह सिर हिलाया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम्हें जाना चाहिए और पीठ के लोगों से परिचित होना चाहिए। इससे तुम्हारे दिन वहां आसान हो जाएंगे। और फिर से, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जारी नहीं रख सकते, तो बस मेरे पास वापस आ जाना। इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। अपनी अंतिम सलाह देने के बाद अभिराज चला गया। आर्यन ने अपने गाल पर एक आंसू लुढ़कते हुए महसूस किया। उसे नहीं पता था कि वे फिर से कब मिलेंगे। अभिराज ने प्रधान जी को सड़क पर अपना इंतजार करते हुए पाया। सर, क्या आप वापस जा रहे हैं? हाँ, मेरा काम यहाँ हो गया है। आर्यन को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अपनी वापसी की यात्रा पर सावधान रहें। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो, तो आप हमेशा किसी को मुझे ढूंढने के लिए भेज सकते हैं। वही यहाँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, तो मुझे ढूंढना। फिर अभिराज उसी दिन दानिश के साथ शहर से चला गया। मालिक, हमें कुछ और दिन रुकना चाहिए था। हम अक्सर इस तरह के बड़े शहर में नहीं आते हैं। अगर तुम चाहते हो, तो तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो। मैं अकेले जा सकता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। अभिराज बस हंसा लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह अपनी साधना कल्टीवेशन वहीं शुरू करेगा। आज उसने दूत के सामने एक चींटी जैसा महसूस किया। हालांकि बूढ़ा आदमी उसके प्रति विनम्र था, वह एक जबरदस्त दबाव महसूस कर सकता था, जैसे एक आदिम जानवर का सामना करना। मुझे शक्तिशाली बनने की जरूरत है। इससे कहीं ज्यादा। अगर मैं वास्तव में उस आदमी का पुनर्जन्म हूं जिसे मैं अपने सपनों में देखता हूं, तो शक्ति का पैमाना बहुत बड़ा है। और अगर मैं नष्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं तब सबसे शक्तिशाली नहीं था। दैवीय शक्ति तकनीक ने कहा कि पूर्वज अजगर सबसे मजबूत अस्तित्व था, लेकिन मेरे पिछले स्वयं की तुलना में, ये बस एक बड़ी चींटी है। मुझे नहीं पता कि तब क्या हुआ था या मैंने पुनर्जन्म क्यों लिया। जवाब ढूंढने के लिए, मुझे शक्तिशाली बनने की जरूरत है।
अनंत शक्ति तकनीक मेरे शरीर को मजबूत बना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। मुझे साधना के उचित तरीके को समझने के लिए कुछ साधना तकनीकों की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए अनंत शक्ति ठीक होनी चाहिए। 2 दिन बाद अभिराज और दानिश गांव पहुंचे। अभिराज एक शांत जीवन में लौट आया। वह लोगों का इलाज करता और साधना करता। उसने अपने आंगन में कुछ पेड़ भी लगाए। उसका एकमात्र साथी नीला था। अभिराज उसे कुछ भी अनावश्यक न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हर 7 दिन में एक बार पूरी तरह से उपचारित करता था। इस तरह 2 साल बीत गए। तलवार देव और ऋषि वैद्य। वलेरिया साम्राज्य के शाही परिवार में। पिताजी, हमें अपने साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट वैद्य के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन वह उनके भाई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। युवक का चेहरा अंधेरा हो गया। जब सिंहासन पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने यह सुना, तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। वह जानता था कि उसका बेटा उनके भाई शब्द से किसका संदर्भ दे रहा था। यहाँ तक कि उनका साम्राज्य भी उस नाम के सामने कांप उठता था, इसलिए अब कोई भी उनका नाम नहीं लेता था। तो क्या अगर वह उनके भाई हैं? हम बस उनके भाई की सहायता का अनुरोध करने जा रहे हैं। क्या वह इसकी भी इजाजत नहीं देंगे? सम्राट ने ठंडी आवाज में पूछा। युवक, जो वलेरिया साम्राज्य का वर्तमान युवराज था, बिना किसी जवाब के वहीं खड़ा रहा। सम्राट ने भी उसे मजबूर नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके बेटे का डर उचित था। उन्होंने उस वैद्य को अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए अपने कुछ जासूस भेजे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। जब उनके जासूस ने उसे मजबूर करने की कोशिश की, तो उन दुष्ट ग्रामीणों ने उसे इतनी बुरी तरह से काट लिया कि वह अब आधा अपंग था। हम अब लुका छिपी नहीं खेलेंगे। दिव्य महल, दिव्य पैलेस को एक संदेश भेजो कि हम बस बीच के आदमी हैं। औरोन साम्राज्य ने हर महाद्वीप के हर सक्षम उपचारक को उनके साम्राज्य में जाने के लिए कहा है। क्या वे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में जाने को तैयार हैं? सूर्य साम्राज्य में दैवीय भाग्य पीठ या दिव्य महल में एक बैठक चल रही थी। यहाँ तक कि सूर्य साम्राज्य का राजा भी वहां मौजूद था, लेकिन राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में। एक बूढ़े आदमी के हाथ में एक ट्रे थी और उस पर वलेरिया साम्राज्य के शाही परिवार की मुहर वाला एक पत्र था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे भव्य सिंहासन की ओर चल रहा था। वहां एक युवक बैठा था, केवल 10-11 साल का, लेकिन वह इतना सुंदर था कि वह केवल अपनी उपस्थिति से ही एक लड़की के दिल को उत्साह से भर सकता था। उसका आकर्षण इतना अदम्य था, क्योंकि हालांकि वह केवल 10 साल का था, वह 16 का दिखता था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके शरीर से एक सर्वोच्च और तेज आभा विकिरण कर रही थी। तलवार देव, कृपया इस पर एक नजर डालें। वलेरिया साम्राज्य ने एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इसे जोर से पढ़ो, सब्रो। युवक ने शांत होकर बूढ़े आदमी को आदेश दिया। हाँ महाराज। उसने पत्र खोला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तलवार देव, औरोन साम्राज्य ने हर महाद्वीप के हर साम्राज्य को अपने सबसे सक्षम उपचारक को उनके साम्राज्य में भेजने का आदेश दिया है। हमने आपके भाई को वहां जाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम किसी भी तरह की समस्या नहीं चाहते हैं। चूंकि आप मेरे साम्राज्य के एक सदस्य हैं, मैं आपके भाई की ओर से विनती करने को तैयार हूं। लेकिन उन्हें मेरे लोगों के साथ अच्छे से आने के लिए कहें। अगर औरोन साम्राज्य के दूत पहुंचते हैं, तो आपके भाई की स्थिति तब तक अच्छी नहीं रहेगी। जैसे ही उसने पत्र समाप्त किया, पूरे कमरे में शांति छा गई, क्योंकि युवक से एकदम घोंटने वाली हत्या की मंशा जारी हुई थी। वे उस शारीरिक रूप से प्रकट हुई हत्या की मंशा में लाखों अत्यधिक शक्तिशाली शवों को देख सकते थे। तलवार देव, कृपया शांत हो जाएं। अगर आपकी हत्या की मंशा की एक बूंद भी बाहरी दुनिया पर गिरती है, तो पूरा राज्य चला जाएगा। सब्रो रो पड़ा। वलेरिया साम्राज्य ने बस मुझे धमकी दी है ना। मैं अब उनके शाही परिवार को नष्ट कर सकता हूं, है ना। उसने एक डरावनी मुस्कान दी। किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, कहीं वे अपने महाराज तलवार देव को और गुस्सा न दिला दें। केवल सब्रों में बोलने का साहस था। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। औरोन साम्राज्य एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम अभी ले सकें। आइए पहले सोचें। उन कमीनों को लगता है कि वह उनके साम्राज्य में जाएगा। इन पिछले 2 सालों में वह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, और उनमें उसे आदेश देने की हिम्मत थी। आर्यन खुद को हंसने से नहीं रोक पाया जब उसने अभिराज के बारे में सोचा। 2 साल पहले सूर्य साम्राज्य की राजधानी में आने के बाद आर्यन को एक सच्चाई का खुलासा हुआ था, और वह सच्चाई किसी और ने नहीं बल्कि सब्रो, रसायनज्ञ, उस घर के मालिक ने बताई थी जहां वह और अभिराज 1 या 2 महीने तक ठहरे थे। उसने उसे बताया कि दैवीय भाग्यपीठ का वास्तविक नाम दिव्य महल था, और वह चाहता था कि वह पिछले महल के मालिक के उत्तराधिकार परीक्षण से गुजरे, जो 1000 साल पहले रहस्यमय ढंग से मर गए थे। आर्यन पहले फैसला नहीं कर सका कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा अपने जीवन के हर कठिन फैसले के लिए अभिराज पर निर्भर रहता था। लेकिन अभिराज अब उसके बगल में नहीं था। उसे तब से खुद के लिए फैसला करने की जरूरत थी। 2 दिन सोचने के बाद आर्यन ने परीक्षण लेने का फैसला किया। सब्रो उसे परीक्षण मैदान में ले गया।
आर्यन, हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या पड़ा है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया हो सकती है। महल के मालिक ने केवल 2 वाक्य छोड़े थे। कोई भी जिसके पास बैंगनी प्रतिभा और उससे ऊपर है, वह परीक्षण ले सकता है। लेकिन उसका दिल मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें हजारों साल तक खोजने के बाद भी एक भी बैंगनी प्रतिभा नहीं मिली। फिर एक दिन, हमें पता चला कि हमारा भाग्य सूर्य साम्राज्य में उज्जवल था और हम इस नकली पीठ के नाम के साथ यहाँ आए। हम तब से लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हमारे लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैल गए और मैं अपने निश्चित व्यक्ति का इंतजार करने के लिए उस गांव में गया। जिस दिन तुम और अभिराज आए, मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम में से एक हमारा निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। सबरो ने ये कहने के बाद बंद कर दिया। आर्यन अवाक था। अभिराज ने उसे दादाजी लुकास द्वारा उसे दिए गए भाग्य पत्थर के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि उसका भाग्य पत्थर हमें मेरे निश्चित स्थान पर लाया। हाँ, अगर उसे यह पता चला तो वह गुस्सा हो जाएगा। आर्यन खुद को थोड़ा मनोरंजन करने से नहीं रोक पाया। भाग्य पत्थर में वास्तव में अभिराज के भाग्य को पढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसलिए यह उन्हें आर्यन के निश्चित स्थान पर लाया। आर्यन परीक्षण मैदान में प्रवेश कर गया। 5 महीने बाद वह वर्तमान स्वयं के रूप में बाहर आया। उसकी तलवार संत प्रतिभा को तलवार देव प्रतिभा में उन्नत किया गया था और यह सब नहीं था। उसने किसी तरह पिछले महल के मालिक की पूरी शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जिसने उसे महल के मालिक जितना मजबूत बना दिया था, अगर उसकी तलवार देव प्रतिभा के कारण उससे मजबूत नहीं था। उस दिन पूरे दिव्य महल ने सबरो सहित उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। आर्यन अब टियर 12 का अस्तित्व था, जो अपनी उंगलियों के एक चुटकी से पूरे वलेरिया साम्राज्य को नष्ट करने में सक्षम था। लेकिन वह केवल ऐसा कर सकता था क्योंकि उसने केंद्रीय महाद्वीप में जाने के बारे में सोचा तो उसे खतरे की एक चरम भावना महसूस हुई। पिछले 1.5 साल से दिव्य महल पहले ही अपने सभी पिछले दुश्मनों को मारकर अपनी पूर्व महिमा हासिल कर चुका था। साम्राज्य में कोई शक्ति नहीं थी जो उनके खिलाफ खड़ी हो सके। यहाँ तक कि साम्राज्य का शाही परिवार भी बस एक कागजी बाग बन गया था। साम्राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों के मामले में उनका ज्यादा कुछ कहना नहीं था। सब कुछ दिव्य महल द्वारा प्रबंधित किया गया था। तलवार देव बनने के बाद आर्यन अभिराज से मिलने गांव गया। उसने उसे सूर्य साम्राज्य की राजधानी में उसके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन अभिराज ने सपाट रूप से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे इसके बजाय कुछ अच्छी साधना तकनीकें भेजो, छोटे तलवार देव। साम्राज्य में एक भी आत्मा नहीं थी जो उसे इस तरह कुछ कह सके, सिवाय उस युवक के। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे तलवार देव कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्यन केवल लाचारी से वापस आ सका और अगले दिन अभिराज को साधना तकनीकों की सभी प्रतियां भेज दी। आर्यन फिर से जोर से हंसा जब उसे अभिराज के साथ उन पिछले मुलाकातों को याद आया। अभी भी हमेशा की तरह आत्मविश्वासी। लेकिन मैं वादा करता हूं, अभिराज, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को छू नहीं सकता। और ऑन साम्राज्य भी नहीं। आर्यन की आंखें फिर से ठंडी हो गईं। एक जवाब भेजो कि अभिराज अपनी इच्छा के बिना कहीं नहीं जा रहा है। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो उन्हें युद्ध मिलेगा। दिव्य महल किसी से नहीं डरता। सबरो केवल आह भर सका। अभी भी हमेशा की तरह गर्मजोशी वाला। लेकिन हम क्या कह सकते हैं? दिव्य महल केवल उसी की वजह से अपने सभी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सका। हम पहले कुछ आवारा कुत्ते थे। सबरो ने साम्राज्य को जवाब भेज दिया। युद्ध के लिए तैयार रहो। हम दुनिया को दिखाएंगे कि दिव्य महल क्या कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? आर्यन ने शांत होकर आदेश दिया और अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। इस बीच ऋषि गांव में ये वह नाम था जो ऋषि वैद्य से आया था। अभिराज अपनी साधना कल्टीवेशन सत्र से जाग गया। मेरे सिर से उतर जा, नीला। तुम और कितना मोटा होगे। तुम्हें देखो, तुम मुश्किल से चल सकते हो और एक रोएदार गेंद की तरह दिखते हो, अभिराज ने मोटे बिल्ली से घृणा से कहा जो उसके सिर के ऊपर ऊँघ रहा था। अभिराज खड़ा हो गया, नीला को अपने सिर से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, नीला, आर्यन को तलवार देव बने 1.5 साल हो गया है। अगर माँ और पिताजी उसे देख सकते थे तो उन्हें निश्चित रूप से उस पर गर्व होता। उसने नीला के चमकीले बालों को सहलाते हुए कहा। और मुझे देखो, मैं बस एक उपचारक हूँ। मैंने अभी तक दादाजी का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत भी नहीं हुआ हूँ। कितनी शर्म की बात है। आर्यन साम्राज्य, महाराज, दक्षिण में स्थित वल्लरी साम्राज्य ने हमें एक पत्र भेजा है। उनका कहना है कि यह बहुत अत्यावश्यक है। विशाल सिंहासन पर आर्यन साम्राज्य के सम्राट विराजमान थे। आश्चर्यजनक रूप से वह केवल 18 वर्ष के एक युवक थे, या कम से कम दिखते तो वैसे ही थे। इसे पढ़ो, युवक ने शांत भाव से आदेश दिया। जी महाराज। संदेशवाहक ने पत्र पढ़ना शुरू किया। आर्यन साम्राज्य के सम्राट महोदय को, हमारे साम्राज्य के पास मानव क्षेत्र का सबसे सक्षम वैद्य है। वह मुर्दे को भी जीवित करने में सक्षम है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने उनसे आर्यन साम्राज्य जाने को कहा, लेकिन वह बहुत घमंडी है और जाने से मना कर रहा है।
उसने मांग की है कि मरीज को उसके पास लाया जाए। हम उसे मजबूर कर सकते थे, पर उसका एक भाई है जो दिव्य महल का तलवार देव है। हम उसे हरा नहीं सकते, और जब तक वह यहाँ है हम उस वैद्य को छू भी नहीं सकते। मैंने तलवार देव को आर्यन साम्राज्य के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि यदि कोई भी साम्राज्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा तो वह युद्ध करेगा। मैं उसका आधिकारिक पत्र भी भेज रहा हूँ। इसके बाद संदेशवाहक ने दिव्य महल द्वारा वल्लरी साम्राज्य को भेजा गया पत्र पढ़ा। पूरा कमरा शांत हो गया। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? युवा सम्राट ने अपने सामने खड़े सभी लोगों को देखा। महाराज, ये हमारे साम्राज्य के प्रति स्पष्ट रूप से अपमान है। हमें दिव्य महल को नष्ट करने के लिए एक सेना भेजनी चाहिए और फिर उस वैद्य को यहाँ आने के लिए मजबूर करना चाहिए, एक मंत्री ने कहा। युवक मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता कि उस साम्राज्य का सम्राट सच कह रहा है? महाराज, क्या आपको लगता है कि सम्राट हमें सिर्फ अपने दुश्मन को मरवाने के लिए झूठ बोल रहा है? क्या एक छोटे से साम्राज्य के छोटे से सम्राट में इतनी हिम्मत हो सकती है? दूसरे मंत्री ने संदेहपूर्वक पूछा। किसे पता, वह हम में से नहीं है। हम उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। शायद वह चाहता है कि उसका दुश्मन मर जाए, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी मौत हो। और भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। जाओ, उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजो। जैसे ही सम्राट ने ये कहा, पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, मानो उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो उसे नहीं कहना चाहिए था। महाराज, आप इतने छोटे से मामले के लिए उन्हें भेजना चाहते हैं? सिंहासन पर बैठे युवक ने मुस्कुराया। शायद आप तब पूर्वज को भेजना चाहेंगे। तुरंत सब अपनी सीटों से उठे और घुटनों के बल जमीन पर झुक गए। हम ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। मैं मजाक कर रहा हूँ। जाओ और उन्हें सूचित करो। ये तलवार देव निश्चित रूप से समस्याग्रस्त लगता है। सदाबहार वृक्ष संतग्राम, आर्यन साम्राज्य के सबसे बड़े जंगल के केंद्र में एक छोटा शांत घर था। गुरु माँ, मैंने आदिम अराजकता श्वास तकनीक सीख ली है। क्या मैं अब अपनी साधना शुरू कर सकता हूँ? एक छोटे लड़के ने उत्सुकता से पूछा। उसके बगल में बैठी अधेड़ उम्र की महिला साम्राज्य की, शायद पूरे मानव क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह धीरे से मुस्कुराए। तुम साधना शुरू करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? ताकि मैं जल्द ही मजबूत बन सकूं और अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो रक्षा कर सकूं, छोटे लड़के ने ईमानदारी से कहा। ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, गुरु माँ, लेकिन कहा जाता है कि पूर्वज आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हालांकि जब लोग आपके और उनके बारे में बात करते हैं तो मैं शक्ति के पैमाने को वास्तव में समझ नहीं पाता। महिला के सुंदर चेहरे पर उदासी की हल्की झलक थी। वह वृद्ध व्यक्ति लगभग 2 अरब साल पहले अपना सिंहासन छोड़कर चले गए थे जब एक ब्रह्मांडीय दानव ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी थी। उस दानव को सिर्फ अपनी उंगली के एक हल्के स्पर्श से मारने के बाद वह फिर कभी नहीं हिले। वह वास्तव में मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। अचानक महिला ने बाहर देखा। वे यहाँ क्यों आ रहे हैं? जल्द ही 5 लोगों का एक समूह घर के सामने प्रकट हुआ। वे साम्राज्य के 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे उसके सामने खड़े होकर कांप रहे थे। वे एक संदेश देने आए थे। राजकुमारी, महाराज ने एक पत्र भेजा है और अनुरोध किया है कि आप इसे पढ़ें, नेता ने बड़ी मुश्किल से कहा। वह बच्चा अचानक मुझसे क्यों संपर्क कर रहा है? महिला ने सोचा। उसके हाथ के एक इशारे से पत्र आदमी की पकड़ से गायब हो गया और उसके हाथ में आ गया। चाची, मैंने सुना है कि एक वैद्य है जो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है, लेकिन वह हमारे साम्राज्य में आने से मना कर रहा है और उसका एक शक्तिशाली भाई है। अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे तो वे अनावश्यक रूप से मर जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि आप जाकर उस वैद्य को यहाँ ले आएंगी। महिला का कोमल भाव ठंडा पड़ गया। उसने हल्के से तिरस्कार में सांस छोड़ी। हमारे साम्राज्य में आने से मना कर दिया। मैं उस वैद्य और उसके भाई से बहुत मिलना चाहूंगी। अरेन, तुम अभ्यास करते रहो। जब मैं लौटूंगी तो तुम्हें साधना करने की अनुमति दूंगी। छोटा लड़का सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। वह कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च सोफिया थी, जो पूरी मानवता में दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती थी। सोफिया वहां से गायब हो गईं और महल में प्रकट हुईं। एरिंदोर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं? अगर पूर्वज मुझसे नाराज हो गए तो तुम्हें उन्हें संभालना होगा। तुम ही अकेले हो जिसकी वह वास्तव में परवाह करते हैं। चाची, मेरी अंतरात्मा कहती है कि अगर मैंने अपने सैनिक भेजे तो उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से ये संभालें। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। वह एक बार फिर गायब हो गईं। सूर्यनगर में रियान उस तलवार के साथ अभ्यास कर रहा था जो अभिराज ने उसे 2 साल पहले उपहार में दी थी। उसने पाया था कि यह तलवार भी एक विरासत हथियार थी, जो 99 मंजिला विरासत टॉवर के बराबर थी जहां उसने कभी परीक्षा दी थी। वह नहीं जानता था कि अभिराज को ये कहां मिली, लेकिन यह वास्तव में तलवार देव के योग्य थी। अचानक एक अपरिचित आभा उसके पता लगाने की सीमा में प्रवेश कर गई।
यह विशाल और अप्रतिबंधित थी। पल भर में वह उपस्थिति उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम तलवार देव हो? साम्राज्य के सबसे अच्छे वैद्य के भाई। रियान ने अपने सामने एक सुरीली आवाज सुनी, लेकिन उसके पास उसकी प्रशंसा करने का समय नहीं था, क्योंकि वह अच्छे इरादों से नहीं आई थी। रियान ने अपने सामने की महिला को देखा। हालांकि वह जानता था कि महिला उससे अधिक शक्तिशाली थी, पर वह उससे ज्यादा डरा नहीं था। यह उसकी तलवार देव प्रतिभा थी, जिसने उसके भीतर तलवार इच्छाशक्ति को जन्म दिया था, जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास अपने ट्रम्प कार्ड थे। भले ही वह जीत ना पाए, पर वह कम से कम उससे भाग सकता था, क्योंकि वह उससे बस थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन रियान गलत था। महिला उससे सिर्फ थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली नहीं थी, वह एक पूरी तरह से अलग श्रेणी में थी। रियान केवल टियर 12 का अस्तित्व था, जबकि महिला टियर 15 की थी। उत्पत्ति आयाम कुछ और ही था। तीसरे आयाम में, यहाँ तक कि प्रधान वास्तविकता के प्रधान ब्रह्मांडों में से एक, जो वह ब्रह्मांड था जहाँ पृथ्वी थी, उसमें भी केवल टियर 14 के ही उच्चतम प्राणी थे। लेकिन उत्पत्ति आयाम के तीसरे आयाम स्तर में, एक साधारण मानव क्षेत्र में भी पहले से ही उनके बीच एक टियर 15 मौजूद था, और कोई तो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। रियान ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, मैं हूँ। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? महिला ने ठंडे अंदाज में उसे देखा। तुम मेरी पहचान जानने के योग्य नहीं हो। रियान के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। क्या आप आर्यन साम्राज्य से हैं? उन्होंने मेरे लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्तित्व को भेजा है। मैं समझता हूँ, वे मेरे बारे में इतना उच्च सोचते हैं। तुम ख्वाब देख रहे हो, लड़के। अगर तुम्हें लगता है कि मैं साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली हूँ, और वे निश्चित रूप से तुम्हें उच्च सम्मान देते हैं, इसलिए मैं कोई अनावश्यक रक्तपात नहीं चाहती। मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं तुम्हारे वैद्य भाई को साम्राज्य ले जा सकूं। मेरा विश्वास करो, हमें एक अच्छे कारण से उसकी जरूरत है, और हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बाद भी, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो मैं केवल तुम्हारे पूरे दिव्य महल का वध कर सकती हूँ। फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो। उसने अपनी उंगली चटकाई, और रियान के सिंहासन से भी अधिक शानदार एक सिंहासन उसके पीछे प्रकट हुआ, और वह उस पर बैठ गई। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 5 मिनट हैं। वह अचानक सब्रों की ओर देखने लगी। बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास एक मेहमान है। क्या तुम कुछ खाने का भी प्रस्ताव नहीं दोगे? क्या तुम्हारा दिव्य महल इतना असभ्य है? सब्रों और दिव्य महल के अन्य उच्च अधिकारी डर से अपनी जगह पर जड़ खड़े थे। वे जानते थे कि एक युद्ध आ रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि आर्यन साम्राज्य शुरुआत से ही अपने सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक को भेज देगा। ये बिल्कुल भी निष्पक्ष खेल नहीं था। रियान ठंडे अंदाज में महिला को देख रहा था। तलवार देव बनने के बाद, ये पहली बार था जब उसे इस तरह अपमानित किया जा रहा था। पर वह क्या कर सकता था? उसे यहाँ सभी का वध करने दे। आखिर वे उसके साथी थे। आपको मेरे भाई को अपने साथ चलने के लिए राजी करना होगा। अगर आप उसे मजबूर करना चाहती हैं, तो रक्तपात हो, दिव्य महल बर्बाद हो, प्रलय उसे निगल जाए। पर मेरा विश्वास करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, पर मैं आप पर एक घातक वार जरूर करूंगा। सोफिया ने आश्चर्य से रियान को देखा। इस लड़के का संकल्प बहुत बहुत मजबूत था। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह एक वास्तविक शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। मानवता को मजबूत योद्धाओं की जरूरत थी। निकट भविष्य में एक विनाश उन पर आने वाला था। लड़के, मुझे तुम्हारा संकल्प पसंद आया, लेकिन तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम कभी छू नहीं पाओगे, भले ही उन्होंने तुम्हारे करीबियों को मार डाला हो। तुम केवल उनके सामने झुक सकते हो। तुम्हारे संकल्प के सम्मान के रूप में, मैं 2 मिनट में उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर वह राजी हो जाता है तो ठीक है। अगर वह नहीं होता है, तो मैं उसे मजबूर करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि उस समय तुम्हारे साथ दिव्य महल भी नष्ट हो जाए, तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। वह हमेशा की तरह शांत थी। उसे उसकी व्यक्तित्व के कारण सर्वोच्च सोफिया कहा जाता था, न कि उसके क्षेत्र के कारण। रियान ने अपने दांत पीसे। उसके शब्द उसे गहराई से काट रहे थे। यह ऐसा था जैसे उसकी त्वचा काटने के बाद नमक रगड़ा जा रहा हो, और वह केवल उसे देखकर मुस्कुरा सकता था। वह अपनी तलवार बाहर निकालना चाहता था। याद रखना, लड़के, अगर तुम वह तलवार निकालते हो, तो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों का भाग्य अभी तय हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सोचना। मैंने कहा कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी, भले ही मुझे उसे अपने साथ आने के लिए मजबूर करना पड़े। लेकिन अगर तुम अभी भी अपने अहंकार पर काम करना चाहते हो, तो तुम मेरे सम्मान के योग्य व्यक्ति नहीं हो। रियान ने अपने आसपास के सभी लोगों को देखा। उनके चेहरों पर याचना भरे भाव थे, मानो वे कह रहे हों, कृपया महाराज, आवेग में आकर काम मत कीजिए। रियान ने तलवार की मूठ छोड़ दी और आह भरी। वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दो, अभिराज। मैं तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा नहीं कर सका। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, रियान ने उत्तर दिया। सोफिया ने एक मोहक मुस्कान दी। ये हुई न बात।
चलो चलते हैं। मछली पकड़ना संतग्राम आगमन। संतग्राम में झील के किनारे अभिराज मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए मछली पकड़ रहा था। मोटू नीला, मेरी पीठ की मालिश ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें अब अच्छा खाना नहीं दूंगा। मोटी सफेद बिल्ली ने तुरंत अपने दोनों अगले पंजे ठीक से दबाना शुरू कर दिया। खाने के बिना वह पागल हो जाएगी। उसके मालिक का खाना पकाने का कौशल इस दुनिया से परे था। जब अभिराज खाना बनाता था तो एक साधारण मछली का स्वाद भी स्वर्गीय लगता था। ये बेहतर है। अभिराज संतुष्टि के साथ मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अचानक उसने गांव के मुख्य द्वार की ओर देखा। नीला, रियान यहाँ है और ऐसा लगता है कि वह अपने साथ एक खूबसूरत महिला को लाया है। लेकिन वह उसकी महिला होने के लिए बहुत बूढ़ी है। तुम्हें नहीं लगता? मेरा छोटा भाई अभी केवल 10 साल का बच्चा है। उस बुढ़िया ने उसे किसी तरह वश में कर लिया होगा। अभिराज शिकायत कर रहा था, लेकिन तभी एक मछली पकड़ी गई और अभिराज उस पर केंद्रित हो गया। सोफिया और रियान गांव के द्वार के सामने खड़े थे। जब द्वारपाल ने रियान को देखा तो वह तुरंत झुक गया। वापस स्वागत है, मास्टर रियान। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी द्वार खोलता हूँ। सोफिया ये देखकर हैरान थी कि केवल द्वारपाल ही टियर 13 का अस्तित्व था और द्वार बहुत भारी था। टियर 4 से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे खोल भी नहीं पाएगा। उन्होंने गांव में प्रवेश किया और सोफिया ने गांव को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें और चौड़ी होती गईं। इस गांव का हर वयस्क कम से कम टियर 12 या 13 का था और एक तो टियर 13 से भी ऊपर था। यह क्या जगह है? दक्षिणी महाद्वीप के एक छोटे से साम्राज्य के एक छोटे से राज्य में एक छोटा सा गांव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह गांव में दो व्यक्तियों की शक्ति का आकलन नहीं कर पा रही थी। एक युवक जो उसने अपनी युगों की जिंदगी में देखा सबसे सुंदर युवक था, और एक मोटी बिल्ली जो उस युवक की पीठ की मालिश कर रही थी। अचानक युवक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आप जैसी खूबसूरत महिला को दूसरे लोगों की निजी संपत्ति को स्कैन करने के लिए इतना विकृत नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? सोफिया को अपने सिर में गड़गड़ाहट महसूस हुई। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये जगह भयानक, बहुत डरावनी थी। अचानक वह और आगे नहीं जाना चाहती थी। रियान ने उसे परेशान होकर देखा। तुम क्यों नहीं चल रही हो? मेरा भाई वहां रहता है। और इन कमजोर ग्रामीणों पर अपना दबाव दिखाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। सोफिया ने रियान को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। उनमें से हर एक तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है, मूर्ख। तुम उनके सामने बस एक कागज के शेर हो। लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह युवक अभी भी अपनी नजर उस पर टिकाए हुए था। अरे, यह मास्टर रियान है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? साधक इस समय शायद मछली पकड़ रहा होगा। एक युवक रियान का अभिवादन करने आया। फिर उसने सोफिया को देखा। तुम अपने साथ इतनी खूबसूरत महिला को लाए हो, क्या ये तुम्हारी महिला है? रियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास मत करो, यहाँ से चले जाओ। युवक बड़बड़ाते हुए चला गया। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह इतना गुस्सा हो गया? शायद वह सिर्फ शर्मिला है। सोफिया सम्राट की पूरी पीढ़ी को कोस रही थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह उसकी चाची थी। उस कमीने ने मुझे गलत जानकारी दी। पूरी तरह से गलत। सिर्फ गलत नहीं, ये घातक है। पता चला कि यह बच्चा इस गांव का सिर्फ एक रेशमी पैंट वाला युवक है, जो बाहर तलवार देव का नाटक कर रहा है। संतग्राम नाम अब पूरी तरह से सटीक लग रहा था। जब उसने पहली बार यह नाम बाहर देखा था तो उसने हंसी उड़ाई थी। यहाँ आओ, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अचानक उसने अपने सिर में फिर से आवाज सुनी। अरे, क्या तुम आ रही हो या नहीं? मुझे अपने भाई के हाथ का खाना खाने की लालसा हो रही है। हालांकि वह ज्यादा मजबूत नहीं है, पर वह जो कुछ भी करता है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। सोफिया इस रेशमी पैंट को तुरंत थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। वे धीरे धीरे अभिराज के घर की ओर गए। करीब आने पर वे अभिराज को बाहर मछली पकड़ते हुए देख सकते थे। कैसे हो, अभिराज? रियान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। तुम तो अपने साथ एक खूबसूरत महिला को भी लाए हो। क्या तुम शादी करने जा रहे हो? क्या इसीलिए उसे अपने परिवार से मिलाने लाए हो? अभिराज ने उसे चिढ़ाया। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।